हेलो नमस्कार। मैं आयुष उपाध्याय। स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की जो यात्रा हुई है। इंडोनेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया की यात्रा में भारत से क्या क्या समझौते हुए हैं, और सबसे बड़ा समझौता ब्रह्मोस को लेकर जो हुआ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब भारत की ब्रह्मोस पॉलिसी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये खबर क्यों आई, ब्रह्मोस की डील की खबर क्यों आई है? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जुलाई 2026 से 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये इनके एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है और महासागर विजन का भी पार्ट है। इन दोनों का आगे चल के हम लोग भी चर्चा करेंगे। महासागर विजन क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, अभी सिर्फ एक डेमो है। आगे चलते हैं। ब्रह्मोस को लेकर जो डील हुई है वो क्या है, देखिए। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की ऐतिहासिक डील की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा विदेशी देश बन गया है। इसके पहले फिलीपींस और वियतनाम ने ब्रह्मोस की खरीद की थी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक 3 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदा है। एक है वियतनाम, एक है इंडोनेशिया, अभी डील हुई है, और एक है आपका फिलीपींस। ओके, और ये भारत के रक्षा निर्यात इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत अपने रक्षा निर्यात का 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्यात करना चाहता है। प्रतिवर्ष भारत 50,000 करोड़ का निर्यात करना चाहता है रक्षा क्षेत्र में 2029 तक। यह भारत का लक्ष्य है। ओके, अब आइए थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर ली जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल इतनी जरूरी क्यों है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो आज देश उसको खरीदने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आइए, सबसे पहली ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? यह एक स्वदेशी रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, मैं अपना पेन बदल लूं। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है? देखिए, क्रूज मिसाइल क्या होती है? मिसाइल 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है वो धरती के समानांतर चलती है, धरती के समानांतर चलती है, कम ऊंचाई पर चलती है, और ये वायुमंडल में चलती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो आपकी वर्टिकल चलती है, धरती से ऊपर जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी, अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर धरती की तरफ तेजी से आएगी और वो टारगेट को हिट करेगी। क्रूज मिसाइल हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी और बैलिस्टिक मिसाइल वर्टिकल जाएगी, जो परवलयाकार अपने आकार बना के गिरती है, वो होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। ये है आपकी क्रूज मिसाइल। और पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज क्रूज मिसाइल कोई है तो वो ब्रह्मोस ही है। और देखिए, इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग होता है। रैमजेट इंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक रैमजेट और एक स्क्रैमजेट। इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग हुआ है। रैमजेट इंजन के बारे में आपको एक देखिए, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, इस फोटो में देखिए, जिस भी मिसाइल और जिस भी जहाज में आप आगे इस तरह बनावटी देख रहे हैं, एक चोंच है निकली है और उसके अंदर ये हल्का हल्का गैप हो, ये समझ जाइए उसमें रैमजेट इंजन का उपयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि रैमजेट इंजन जो होता है वो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेता है, यहीं से वायुमंडल से हवा अंदर जाती है, इसी से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। वही ऑक्सीजन यहां पे एक प्लग लगा है, उस प्लग से चिंगारी निकलेगी, उस चिंगारी से, उसी ऑक्सीजन की वजह से फ्यूल में आग लगती है, और वही आग बाहर इधर निकल के इधर मिसाइल को थ्रस्ट प्रदान करती है, और उसी थ्रस्ट से मिसाइल गति से आगे बढ़ती है। और जो आपका स्क्रैमजेट इंजन होता है, स्क्रैमजेट इंजन में आपका ऐसा कुछ नहीं होता। स्क्रैमजेट इंजन आगे से आपका ब्लॉक होता है। वो क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो फ्यूल होता है वो पहले से वो लोग कैरी करता है, वो पहले से कैरी करता है, वो होता है स्क्रैमजेट इंजन। और जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले उसे बोलेंगे रैमजेट इंजन। और रैमजेट इंजन की वजह से, रुकिए ये वाली स्लाइड पहले खोल लें, इसी एक टेक्नोलॉजी की वजह से, रैमजेट इंजन की वजह से
क्रूज मिसाइल हल्की होती है और इसी हल्की की वजह से वो और तेज गति करती है, इसीलिए इसको और इसको लीथल जो बनाता है वो इसका रैमजेट इंजन बनाता है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो मिसाइल्स होती है रडार उनको पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं, तो रडार पकड़ ना जाए, रडार के द्वारा जो माइक्रोवेव्स निकलती है वो इन मिसाइलों को डिटेक्ट ना कर ले, इसके लिए हम लोग स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसमें जो मिसाइल है वो उस वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है इधर उधर, उसको दोबारा जो आपका रडार है वहां पे आने से रोकती है, वहां नहीं भेजती है, इधर उधर भेज देती है, ताकि वो वेव रडार की तरफ ना जाए और मिसाइल के बारे में जानकारी ना प्राप्त करे और सटीक टारगेट पर हमला हो सके। इसी वजह से ब्रह्मोस और लीथल बन चुका है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है और मिसाइल का एक प्रकार होता है गति के आधार पर। गति के आधार पर मिसाइल 3 प्रकार की होती है। देखिए, एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक होता है वह ध्वनि की गति के से कम चलती है। ध्वनि की गति क्या होती है? 1 मैक बराबर ध्वनि की गति होती है। तो ध्वनि की गति से कम जो चलेगी उसे बोलेंगे सबसोनिक। और 1 से लेके 5 ध्वनि की गति से 5 गुना तक जो मिसाइल जाएगी उसे बोलेंगे सुपरसोनिक। जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है वो आपकी सुपरसोनिक मिसाइल है। ओके, एक होता है हाइपरसोनिक, जो ध्वनि की गति के 5 गुना से ज्यादा चले उसे बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। ये 5 गुना से ज्यादा। और इधर मैंने इधर लगाया है बैलिस्टिक मिसाइल का। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया, ये परवलयाकार आकार में चलती है। पहले वायुमंडल में जाएगी, यहां अंतरिक्ष में जाएगी, फिर यहां आएगी। तो इसमें कैसा इंजन लगा होगा? इसमें इंजन लगा होगा स्क्रैमजेट। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जा रही है पहले, और अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो इसको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पहले से कैरी करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होगा। और स्क्रैमजेट इंजन की वजह से जब वो ज्यादा फ्यूल कैरी कर रही है तो वो भारी होगी। ठीक है। और ये है आपका क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल आपकी ये देखिए पैरेलल चलती है, यहां से निकली धरती के एकदम पैरेलल चल रही है, समानांतर, और यहां पे ये वायुमंडल में चल रही है। तो इसमें रैमजेट इंजन लगेगा जो हल्का होता है, हल्के की वजह से ये और तेज गति करेगा। ठीक है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से रडार पकड़ नहीं पा रहे हैं तो एकदम से लीथल बना देता है ब्रह्मोस को ये 2 टेक्नोलॉजी। और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन उत्तम था और रात में पाकिस्तान में इसीलिए उजाला कर दिया था उसने। आइए, ये पूरा हो गया ब्रह्मोस के बारे में। और थोड़ा सा ब्रह्मोस बारे में देख लीजिए। इसकी गति 450 किलोमीटर तक इसकी सीमा है और इसका महत्व राजनीतिक शक्ति, लंबी दूरी के लक्ष्यों को विश्वसनीय है। सबसे बड़ी इसका फायदा है इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से कई देश इसको खरीदने के लिए लाइन लगाए हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था वो इसका एग्जाम्पल था। आइए, अब देख लीजिए इंडोनेशिया की प्रॉब्लम क्या है। इंडोनेशिया क्यों भारत की तरफ ये ब्रह्मोस मिसाइल, डिफेंस डील, अभी आगे देखेंगे हम लोग, अस्त्र मिसाइल का भी उसने डील किया है। क्यों किया है उसने? उसकी प्रॉब्लम क्या है, जियोपॉलिटिक्स उसकी क्या है, समझते हैं। देखिए, ये है आपका पूरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका यहां से आ रहा है, ये पूरा आपका इंडोनेशिया। ब्रुनेई है, ये पूरा आपका इंडोनेशिया है। इतना बड़ा देश है आपका। ठीक है। ये आपका जावा है, ये आपका सुमात्रा इनका आइलैंड है, ये अपना अंडमान निकोबार है। देखिए इंडिया कितनी पास है, इंडिया यहां है, इनका सुमात्रा द्वीप यहां है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो इंडोनेशिया के लिए सरदर्द बनी है वो है इनकी चाइना। चाइना जो है, इनका नातूना प्रायद्वीप, जो इनका जो नातूना द्वीप है, इस नातूना द्वीप पे अपना अधिकार जताता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है एक यहां पे 9 डैश लाइन यहां पे इसने एक बनाया हुआ है जो वियतनाम तक जाती है। इसमें फिलीपींस कवर होता है, ब्रुनेई कवर होता है, मलेशिया कवर होता है, इंडोनेशिया कवर होता है, सिंगापुर कवर होता है ना, वियतनाम कवर। तो ये पूरा जो दक्षिण चाइना सी का जो ये पार्ट है, इसमें चाइना बोलता है
इसके बीच में जितने भी आइलैंड हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब चाइना का है। और इसकी वजह से इन सब कंट्रियों का ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रभावित होता है। ओके, और इसमें इंडोनेशिया का जो नातूना द्वीप आता है, इस पे भी चाइना अपना अधिकार जताता है। तो चाइना के एग्रेशन को कम करने के लिए, एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का उपयोग इंडोनेशिया करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यह है वियतनाम, यह है फिलीपींस और यह है इंडोनेशिया। ये तीनों देशों ने भारत से ब्रह्मोस की खरीद इसीलिए की है ताकि चाइना की जो 9 डैश लाइन पॉलिसी है इसको काउंटर किया जा सके। ओके, तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ अपना ब्रह्मोस मिसाइल एक कारगर साबित हो रहा है और एक मार्केट भी क्रिएट हो रही है। और ईईजेड क्या होता है ये भी समझा देते हैं। देखिए, ईईजेड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब ये होता है, कोई अगर देश है, उसकी जो भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक जो है, इसके बीच में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उनका रख रखाव, उनका दोहन, उनका प्रबंधन करने का अधिकार संबंधित देश को होता है। इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव ईईजेड, इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, देखिए, जब इनका 9 डैश लाइन जो खींचते हैं, इससे फिलीपींस का ईईजेड प्रभावित होता है, वियतनाम का ईईजेड प्रभावित होता है, इंडोनेशिया का प्रभावित होता है नातूना द्वीप की वजह से। ये है नातूना द्वीप, ठीक है। और ये सब देखिए, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन ये सब न्यूज में है। पेपर में पूछेगा कि नातूना द्वीप किस देश से संबंधित है, तो इंडोनेशिया से संबंधित है। तो ये सब पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और मेंस के पेपर थर्ड के सिक्योरिटी से भी इंपॉर्टेंट है, और भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशन है पेपर सेकंड, उससे भी संबंधित है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो नातूना द्वीप इंडोनेशिया का है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ईईजेड प्रभावित हो रहा है, इसी वजह से ये लोग इंडिया से डिफेंस डील कर रहे हैं, ठीक है। और आइए आगे, और सबसे बड़ी चीज मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट को काउंटर करने के लिए भारत, इनका एक यहां पे एक द्वीप है, उसको बंदरगाह बनाने के लिए भी समझौता किया है। उसके आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए, एक अघोषित भारत की एक पॉलिसी चल रही है, मैं देख रहा हूं, जिसको हम ब्रह्मोस पॉलिसी कह सकते हैं। भारत जो है चाइना के खिलाफ एक ब्रह्मोस पॉलिसी लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑफिशियल तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है। इसमें क्या है, जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से चाइना, भारत है, यहां है पाकिस्तान, जिस हिसाब से भारत को परेशान करने के लिए चाइना पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है, इसको हथियार बेच रहा है, टेक्नोलॉजी बेच रहा है, हर चीजें मदद कर रहा है, यूएन में इसको सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए। इसी के एवज में भारत इनके दक्षिण में जितने देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, इन सबको हथियार बेचकर, टेक्नोलॉजी देकर, उनके पोर्ट बनाकर, उनके यहां बंदरगाह बनाकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें ब्रह्मोस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने ब्रह्मोस पॉलिसी का नाम दिया है। कहीं ना कहीं ये जो ये पाकिस्तान के साथ कर रहा है भारत को परेशान करने के लिए, वही काम भारत चाइना को परेशान करने के लिए वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ समझौता करके करना चाहता है। आइए देखिए, ब्रह्मोस के अलावा भी कुछ अन्य समझौते हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका है अस्त्र मिसाइल। देखिए, मैं अस्त्र मिसाइल का जो समझौता हुआ है, इसको ज्यादा ही भारत के पक्ष मानता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाई गई है वो भारत और रशिया से मिलकर बनाई गई है। और ब्रह्मोस में भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को की मस्कोवा नदी को, दोनों को मिला के ब्रह्मोस नाम दिया गया, जो एक रशिया की भी टेक्नोलॉजी है। 49% रशिया का स्टेक है और 50% भारत का स्टेक है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा एक रूस की टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अस्त्र पूरी इंडिजीनस टेक्नोलॉजी है। ये भारत देश से बनाई गई है, हमारे डीआरडीओ ने बनाई है। अगर इसका व्यापार, इसकी अगर खरीद बढ़ रही है विदेश में, तो ये भारत के मेक इन इंडिया के लिए और रक्षा सौदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं सब से भारत का जो टारगेट है 2029 तक
50,000 करोड़ का प्रतिवर्ष ट्रेड करने का रक्षा क्षेत्र में वो पूरा हो सकता है। और इंडोनेशिया क्या करेगा अस्त्र मिसाइल का? ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल वैसी होती है जो हवा में जहाज उड़ रहा है, उस जहाज से मिसाइल निकल के टारगेट हिट करे, ठीक है ना। हवा में जैसे दो जहाजों में हो रही है बैटल, ये जहाज है सुखोई, क्योंकि ये सुखोई में लग सकता है, तेजस में लग सकता है। सुखोई उड़ रही है, उसमें लगा है यहाँ पे आपका अस्त्र मिसाइल, वहां से किसी की जहाज आ रही है दुश्मन की, अस्त्र मिसाइल दागा गया, सीधे उनकी जहाज को मार दिया गया। ये हवा से हवा में ही ये मिसाइल चली और काम कर गई अपना, इसको बोलेंगे अस्त्र मिसाइल, इसको बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल उपलब्ध है, ठीक है। आइए, ये अस्त्र मिसाइल के बारे में छोटा सा परिचय। ये एक हवा से हवा मारने की, और ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज ऐसी मिसाइल होती है जिनको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि जहाज उड़ रही है और हम जहाज के रडार में, सुखोई के रडार में दिख रहा है कि एक दुश्मन का जहाज रडार में दिख रहा है कि उतने दूर पर वहां है, हमें आंख से नहीं दिख रहा है, पर हमने इस मिसाइल को उस टारगेट पे फिट कर दिया और हमने उसको दाग दिया। दागने के बाद ये जो इसके पंख बने हैं, जैसे जैसे इसका टारगेट आगे, ये टारगेट जैसे जैसे टारगेट इधर उधर जाएगा, मूव करेगा, ये इस पंख के द्वारा अपने आप खुद ही मनूवर कर लेगा। टारगेट उधर जा रहा है तो अपने आप को मनूवर करके उधर ले जाएगा, इधर जा रहा है इधर ले जाएगा। तो ये इसके अंदर ये भी टेक्नोलॉजी है, एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है BVR। और इसके बारे में ये आत्मनिर्भरता स्वदेशी मिसाइल आपको मैंने बताया, वायु श्रेष्ठता बढ़ाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। हाँ, और एक और जो ट्रीटी हुई है वो हुई है सबांग पोर्ट के लिए। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबांग भी न्यूज में है। सबांग कहां है? सबांग द्वीप इंडोनेशिया में। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भारत ने समझौता किया है कि मैं, यानी कि भारत सबांग पोर्ट पर, सबांग द्वीप पर एक पोर्ट बनाएगा, ठीक है, जिससे भारत इंडोनेशिया में एक नजदीकियां आएगी। और ये मलक्का जलडमरू मत के बहुत पास है। आइए इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए कहां है सबांग पोर्ट, ये है अपना भारत, ये है सबांग पोर्ट, एकदम इनके टिप पर है। और इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पे है, ये है हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप के पास है सबांग, ठीक है ना। तो यहां पे अगर भारत अपने इंजीनियर्स, अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाएगा तो यहां पे भारत की प्रेजेंस बढ़ेगी। और यहां प्रेजेंस बढ़ने से चाइना के सर में दर्द क्यों होगा? क्योंकि ये है, देखिए, मलक्का जलडमरू, ये है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, देखिए आप। ये तो आप, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के पास है। आज वहां पे इस बीच बहुत आक्रमण हो रहा है। ये है आपका बाब अल मंदब, ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चाइना का जितना भी व्यापार होगा यहां पे है सुएज कैनाल, ठीक है, वो है इजिप्ट का पार्ट। तो यूरोप से जो भी व्यापार करना है चाइना को, इसी सुएज कैनाल से सामान आएगा, बाब अल मंदब होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए, हिंद महासागर होते हुए। इनका सारा व्यापार इसी मलक्का स्टेट से ही होकर आएगा। और चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितना भी सामान लेकर आए, तेल लेकर आए, अपना क्रूड ऑयल, यहां से लाके ये भी इनका स्टेट ऑफ मलक्का से ही होके आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर यहीं पे अगर इंडिया बैठ जाए इंडोनेशिया से सहयोग करके, तो इनके स्टेट ऑफ मलक्का को आने वाले समय में ब्लॉक किया जा सकता है और वहां की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये चीज है, यहीं से इनका कम से कम 40 से 50% इनका ट्रेड होता है। और यूएसए से जो भी ट्रेड होगा और उधर प्रशांत महासागर से जो ट्रेड होता है वो इनका इधर साइड से होता है। तो इनका हिंद महासागर से, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से जो भी व्यापार होता है सब इनका इसी मलक्का स्टेट से होकर जाता है। और इसी मलक्का स्टेट पे अगर यहाँ पे इंडिया बैठ गया सबांग पोर्ट के पास, तो इनके लिए एक सरदर्द का काम हो सकता है। तो मैंने कहा ना कहीं भारत चाइना को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया का पोर्ट, इंडोनेशिया का ब्रह्मोस बेच के उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत का ट्रेड बढ़ेगा, इनको चाइना के खिलाफ एक डिटरेंस क्रिएट होगा। और ये जो आपकी जो इनकी है आसियान देश है, आसियान देशों में इंडोनेशिया की पकड़ भी मजबूत होगी।
उसके अलावा क्या क्या हुआ है, समुद्री सुरक्षा के लिए बात हुई है, संयुक्त समुद्री सहयोग बढ़ेगा, समुद्री निगरानी करना है, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ेगा, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ेगी। वही जो मैंने आपको ही बताया कि ये जो आपका इंडो पैसिफिक है, ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर है, तो इसी को बोलते हैं जोड़कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र। ठीक है ना, जितने भी भारत के सहयोगी देश हैं इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र, पर जो भारत के सहयोगी नहीं है इसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र। जैसे कि चाइना इसको बोलता है एशिया पैसिफिक क्षेत्र, ठीक है, और जितने पाकिस्तान बोलेंगे एशिया पैसिफिक क्षेत्र। आज इधर भी जो है यूएसए भी इसको अपने ऑफिशियल कर चुका है, इसको अब इंडो पैसिफिक की जगह अब इसको ये एशिया पैसिफिक बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो इंडो से होता है ना, इंडो से लगता है कि भारत का है, लेकिन जो ऐतिहासिक रूप से ये तो हिंद महासागर ही है, तो इसको तो इंडो ही बोलना चाहिए, लेकिन एक पॉलिसी हो गई है किसको लोग एशिया पैसिफिक बोलते हैं, लेकिन यह है इंडो पैसिफिक। ओके, थोड़ा हम लोग आइए आसियान देश के बारे में देखते हैं, उन आसियान देश में कौन कौन है। एक बार उसकी जब चर्चा हुई है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रुकिए, कहाँ गई वाली स्लाइड, हाँ ये इसमें दिखेंगे। ये आसियान जो है 1967 में बना था। इस साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, उनके बीच में एक रक्षा सहयोग हो और सामूहिक रूप से विकास करे, उसके लिए जो संगठन बना उसको बोलते हैं आसियान देश। 1967 में बना था। स्टार्टिंग में 5 देश थे, फिर उसके बाद 10 देश हुए, अब उसमें 11 हो गए। 11 कौन कौन से हैं देखिए, एक है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। एक वो है इधर आपका मलेशिया, ये इधर टिप पर एकदम सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, और आपका इधर ईस्ट तिमोर भी एक देश है, ईस्ट तिमोर भी उसका 11वां पार्ट बना है अभी लेटेस्ट, और इधर आपका फिलीपींस। ये मिला के बनाते हैं आसियान देश। अब भारत आसियान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, ठीक है ना, तो भारत चाइना को काउंटर करने के लिए इस पूरे आसियान देश के ऊपर अपनी एक्ट इस पॉलिसी के द्वारा वर्क कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, यहां तक आ गए थे, और समझौता हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जर्मेनियम है ना, और आपका यूरेनियम, पोटेशियम, सॉरी प्लूटोनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ये सब होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स जो कई उद्योगों में उपयोग होते हैं। जैसे बैटरी उद्योग में उपयोग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन के उद्योग में उपयोग होगा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में, तो इसके लिए भी समझौता किया गया है। और प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अधिपूर्णा प्रदान किया गया है। भारत देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। वैसे ही इसको हम लोग कह सकते हैं ये इंडोनेशिया का भारत रत्न है। ओके, अब भारत के लिए इंडोनेशिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये आसियान का सबसे बड़ा देश है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इनका जो महासागर विजन है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है इसके बारे में जानते हैं, और महासागर विजन क्या है इसके बारे में जानते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया दोनों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बनाई है। देखिए, पहले इसका नाम था लुक एट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी नाम था इसका, ठीक है ना, जो 2014 के बाद से जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है उसने उसका नाम बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका मजबूत करना। देखिए, इंडो पैसिफिक, वही जो मैंने बोला, वही इंडो पैसिफिक बोलिए चाहे इसको एशिया पैसिफिक बोलिए, लेकिन भारत इसको इंडो पैसिफिक बोले क्योंकि इसमें इंडो है। अब है महासागर विजन। महासागर विजन क्या है? महासागर विजन का पूरा नाम क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है? प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एंड एडवांस होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। ये इसका फुल फॉर्म है। एक्चुअली पहले 2025 से पहले इसी एनडीए गवर्नमेंट ने एक सागर मिशन लॉन्च किया था, सागर प्रोजेक्ट। ये देखिए सागर, उसी सागर को बढ़ाकर महासागर किया गया है। एक्चुअली जो सागर था वो सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर में ही केंद्रित था। हिंद महासागर के देश जैसे आपकी मालदीव हो गया,
आपका श्रीलंका हो गया, है ना, आपका लक्षद्वीप, इन सब क्षेत्रों के विकास के लिए इन लोगों को कोई दिक्कत ना है, तो उसके लिए सागर पॉलिसी आई थी। लेकिन बाद में फिर इसको इंडो पैसिफिक किया गया, प्रशांत महासागर के भी देश जैसे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वहां से भी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, सहयोग देने के लिए, जो उसको फिर सागर को महासागर किया गया। तो 2025 जो मैंने कहा, भारत 2025 पश्चिम समुद्री सागर 2025 से पहले था, उसके बाद महासागर हो गया। और सागर का फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म था। मुख्य उद्देश्य देखिए वही मैंने बताया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, वो खाली आपके हिंद महासागर तक था सागर, और इसको इंडो पैसिफिक किया गया तो सागर को महासागर कर दिया गया। और ब्लू इकोनॉमी के लिए, ब्लू इकोनॉमी कैसे बोलते हैं? समुद्र से जुड़ी जो संसाधन होते हैं उनके सतत उपयोग के लिए ब्लू इकोनॉमी, जैसे मछली उत्पादन, रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, समुद्र से जो भी संसाधन निकल रहे हैं उस पे अध्ययन, उस पे वर्क करने के लिए, उससे जो होती है अर्थशास्त्र, उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष लास्ट में। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह किया गया है। ठीक है, समुद्री व्यापार के मार्गों की सुरक्षा करने के लिए यह किया गया, और आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री देशों के साथ रक्षा और तकनीक सहयोग, ये पूरा इस दौरे का निष्कर्ष है कि भारत की समुद्री ताकत बढ़े, चाइना को काउंटर करने के लिए जो भी देश परेशान है उसमें भारत एक विकल्प के रूप में उभरे, और हमारे रक्षा सौदों को बढ़ाया जाए, भारत की टेक्नोलॉजी का प्रचार किया जाए, अस्त्र मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी को, इंडिजीनस टेक्नोलॉजी को विदेशी बाजार में प्रस्तुत किया जाए। जितने भी डिफेंस एक्सपो हो रहे हैं उसमें भारत की मिसाइल जैसे अस्त्र मिसाइल, तेजस हेलीकॉप्टर, तेजस जहाज, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब का प्रचार किया जाता है। उसी का रिजल्ट है कि आज ये समझौते हुए हैं। तो ये दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज निकलती है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।